हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं कितनी पोस्टेस यहां पर निकल कर आई हैं और क्या क्वालिफिकेशन है, सब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो कैसे कैसे इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने 10th पास की है तो आप इन सभी पोस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर पोस्टेस हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ पर लेवल 2 रहने वाला है पे का। और यहाँ पे एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 से लेकर 30 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। और यहाँ पर टोटल पोस्टेस की यहाँ पर बात करें अगर हम, तो 5696 पोस्टर्स यहाँ पर रहने वाली हैं। इन सभी पोस्टर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशन है और किस स्टेट के लिए, किस जोन के लिए, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी पोस्टर्स हैं, सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर मैं बता दूं कि किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको उसकी जो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं उनको अच्छे से रीड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी इंस्ट्रक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो इनकी इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन दी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस थॉरोली बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। इनका कहने का मतलब यही है कि आप फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इनकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें अच्छे से रीड कर लें। देन जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे फुलफिल ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में इन्होंने बात की है कि अगर आप इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनका एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है उसी के रिलेटेड आप अप्लाई करें। अगर आपके पास वो है तो आप तभी उसके लिए जो अप्लाई करें। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल RRB वेबसाइट लिस्टेड इन पैरा 13। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि RRB की जो वेबसाइट है लिस्टेड जो 13 इनका पैरा है उसी में इस डिटेल में उन्होंने बताया होगा कौन सी क्या उसमें लिखा हुआ है, उसी के रिलेटेड आपको अप्लाई करना है। अगर आप RRB वेबसाइट पर अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आप इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो है आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन को। और फोर्थ जो पॉइंट है यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने बात की है कि जिसमें आपका इनका जो क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, क्या एज है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सब उसी के ऊपर यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात की है। तो आप इनकी जितना भी एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है उसे अच्छे से रीड कर लीजिए। चलिए वो हम वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। और नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है इनका है क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC ST OBC EWS EVS स्टेटस के लिए। यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रूशियल डेट फॉर क्लेम। अगर आप कोई क्लेम करना चाहते हैं किसी कैटेगरी के लिए, एग्जांपल के लिए अगर आप कंसेशन में हो गया फी कंसेशन, जैसे अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फीस अलग से रखी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए अलग से फीस रखी गई है, या कोई रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप कुछ भी क्लेम करना चाहते हैं तो आप उन जितना भी इनका पैरा जो क्राइटेरिया है उसे अच्छे से रीड कर लें, देन आप इसके लिए अप्लाई करें। जो 6 पॉइंट है यहाँ पर है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस डियर फ्रेंड्स अगर मैं बता दूं तो इसमें आपका पूरे का पूरा मेडिकल नहीं रहने वाला, मेडिकल आपका किस पार्ट पे रहने वाला है वो हम आगे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और जो 7th पॉइंट है यहाँ पर वो है एज के ऊपर। यहाँ पर एज को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 18 से लेकर 30 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। और 8 जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ RRB वाइज ऑफ रेलवे वाइज वैकेंसीज इंडिकेटेड इन दी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस आर प्रोविजनल एंड दीज में बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्नड। तो इन्होंने इसमें कहा है कि सिलेक्शन ऑफ RRB जो आपकी वैकेंसीज हैं उसे हम इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कैंडिडेट मस्ट हैव, जो हमारे पास 9th पॉइंट है वो है कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ऑन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। यहाँ पर जब भी आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जब अप्लाई कर रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन अकाउंट बनाते टाइम आपको अपना एक जो एक्टिव आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वही यूज़ करनी है ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए। जो 10th पॉइंट है हमारे पास, ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे इन्होंने अप्लाई करने के लिए बताया है आपको कि आपको जो अपना कैसे कैसे उसके लिए अप्लाई करना है। आपको अपना सबसे पहले अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है, देन आपको उसके लिए अप्लाई करना है। और आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो एक एक्टिव कंडीशन में रहनी चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई सी भी OTP के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। 11th पॉइंट जो हमारे यहाँ पर है, आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इफ ए कैंडिडेट्स विशेस टू फर्दर मॉडिफाई चेंजेस आर करेक्ट इन डिटेल्स। यहाँ पर इन्होंने बात की है कि अगर फाइनल सबमिशन का जब आप अपने एप्लीकेशन को कर देते हैं, देन अगर आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं या अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़े, देन उसी तभी आप उसके लिए जो है मॉडिफाई कर पाएंगे। उसके लिए 250 रुपीज़ यहाँ पर फीस रहने वाली है अगर आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं। बट ये टोटल नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी, आपको जो इस फीस कभी भी रिटर्न नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक मॉडिफिकेशन के लिए ये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है।
12th जो पॉइंट है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आफ्टर 29th ऑफ February 2024 RRB शैल नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशंस। इन्होंने कहा है कि 29th ऑफ February 2024 के बाद आप किसी भी अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते या एडिट नहीं कर सकते। आपका अगर उसमें कोई गलती आ गई है या फादर नेम मदर नेम या कुछ भी गलती अगर है तो आप 29th ऑफ February 2024 के बाद आप उसे अपने मॉडिफाई नहीं कर सकते। और जो हमारे पास 13 पॉइंट है उसमें बात की इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स की। तो इन्होंने बताया है कि अगर उसमें अगर हम किसी भी वैकेंसीज में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो वो आपको अगर सेकंड स्टेज के अंदर किसी भी वैकेंसीज को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जैसे करते हैं तो आपको आपके जो ईमेल आईडी है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसके थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर किसी भी वैकेंसीज के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की बात होती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है 14th, यहाँ पर 14 पॉइंट है ये हमारे पास नेगेटिव मार्किंग रिलेटेड। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है हमारे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यहाँ पे 1/3 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है इन बोथ दी CVT एंड CVT2, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट रहेगा उसमें भी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकेंड जो है उस दोनों में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो सेम रहने वाली है। नेक्स्ट जो है वेंड आइटम्स, तो यहाँ पर इन्होंने बात की है 15 पॉइंट आपके पास वो है वेंड आइटम्स। यहाँ पर ये कैलकुलेटर्स वगैरह ये आपको कोई भी यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा आपके एग्जाम सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे क्लाक रूम भी आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर। जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास 16, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है क्लाक रूम अरेंजमेंट फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ बिलोंगिंग्स में नॉट बी अवेलेबल एट द एग्जाम वेन्यूज़। तो जब वहाँ पर आप एग्जाम देने जाएंगे अपना पेपर देने जाएंगे तो चाहे वो फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो या सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो तो वहाँ पर आपको कोई भी क्लाक रूम यहाँ पर नहीं अवेलेबल होगा। आप अपना वही सामान लेकर जाइए जहाँ जो आपसे मांगा गया है। तो यहाँ पर हमने सभी इंस्ट्रक्शंस की बात कर ली। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज़ के बारे में। बात करें तो यहाँ पर इनका क्या पोस्ट वाइज पैरामीटर्स रहने वाले हैं। असिस्टेंट लोको पायलट हम यहाँ पर देख सकते हैं और सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इन पोस्टेस के लिए बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इन पोस्टेस के लिए PWD जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉन सुइटेबल हैं, तो आप इसके लिए ना ही अप्लाई करें। तो यहाँ पर अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन रहने वाली है। अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन यही है तो आप SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपने ITI की है, NCVT या SCVT हो किसी भी, बट इनके जो रिलेटेड ट्रेड हैं जिसमें आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया या मिलराइट हो गया, मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आपने इसमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने ITI की है तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने इसमें से ITI नहीं की है और आपने 10th पास किया है और या 10th के बगैर आपने किसी अप्रेंटिसशिप की है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी नहीं की है तो मैट्रिकुलेशन की है तो देन आप उसके बाद आपने 3 इयर्स कोई डिप्लोमा किया है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा भी नहीं किया तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम्स में अगर इन इंजीनियरिंग के रिलेटेड आपने अगर कोई ITI की है तो आप फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपने अगर 3 इयर्स डिप्लोमा नहीं किया या कोई भी डिप्लोमा नहीं किया है तो अगर आपने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में कोई भी टेक्निकल डिग्री आपने हासिल की है तो देन तभी भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में इन्होंने बता दिया कि डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो भी एक्सेप्टेबल इन द लीव ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जगह जैसे अगर आपने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम पोस्टेज की यहाँ पर बात करें तो स्टेट वाइज यहाँ पर पोस्टेज रहने वाली हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्टेज रहने वाली। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अगर अहमदाबाद जोन की तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इनका वेस्टर्न जोन है जिसमें जनरल के लिए 95 पोस्ट हैं और SC के लिए 37 पोस्ट हैं, ST के लिए 17 पोस्ट हैं और OBC के लिए 65 है और EWS के लिए 24 पोस्टेस हैं। और टोटल जो हमारे पास 238 पोस्टेस हैं बट इसमें 24 जो है एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन के लिए यहाँ पर पोस्टेस रहने वाली है जिसमें जनरल के लिए 15 पोस्टेस हैं और SC के लिए 6 पोस्ट हैं, ST के लिए 3 पोस्टेस हैं और OBC के लिए 13 पोस्टेस हैं। तो यहाँ पर EWS के लिए यहाँ पर आपके पास 39 पोस्टेस है और यहाँ पर टोटल जो आपकी 39 पोस्टेस यहाँ पर रहने वाली है और EWS के लिए 4 पोस्टेस हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 4 पोस्टेस यहाँ पर रहने वाली हैं। और टोटल जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए 39 पोस्टेस यहाँ पर रहने वाली हैं। इसी तरह आप अपने सभी जोन्स की जो पोस्टेस हैं यहाँ पर देख सकते हैं। अजमेर के लिए अलग से पोस्टेस हैं, बेंगलोर के लिए, भोपाल के लिए, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर इसके लिए रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, कोलकाता के लिए, माल्टा के लिए, मुंबई के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए, पटना के लिए, प्रयागराज के लिए, रांची के लिए,
सिकंदराबाद के लिए, सिलीगुड़ी के लिए, त्रिवंतपुरम के लिए अलग से पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग से पोस्टें हैं, सभी जोन के लिए अलग अलग पोस्टें हैं। तो चलिए हम अब इसके लिए बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन को, सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखी गई है। जैसे अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 5 ईयर्स की यहाँ पर रिलैक्सेशन रहने वाली है। अगर कोई ओबीसी एनसीएल के से बिलोंग करता है तो उसके लिए 3 ईयर्स की यहाँ पर रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रिलैक्सेशन रखी है, जिसमें अगर एक्स सर्विसमैन अगर जनरल में हो या ओबीसी के अंदर हो या एससी एसटी के अंदर हो तो उनके लिए अलग अलग से यहाँ पर रिलैक्सेशन रखी गई है। एक्स सर्विसमैन अगर जनरल में है तो या ईडब्ल्यूएस के अंदर तो उनको 3 ईयर्स की यहाँ पर मिलने वाली है, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 6 ईयर्स की है, और एससी एंड एसटी के लिए यहाँ पर 8 ईयर्स की यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाली है। यहाँ पर जो 4th रिलैक्सेशन है, यहाँ पर अगर कोई ग्रुप सी के अंदर या ग्रुप डी के अंदर ऑलरेडी सर्विस कर रहा है तो उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन है, बट उसके लिए भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन रहने वाली है। और उसके बाद क्वाजी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर मतलब सभी के लिए अलग अलग से यहाँ पर रिलैक्सेशन रखी गई है। आप सभी पोस्टेज की यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है अलग अलग से यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल फिटनेस के बारे में। तो अगर हम बात करें मेडिकल फिटनेस की, तो मेडिकल फिटनेस आपका सिर्फ और सिर्फ आइज़ का रहने वाला है। यहाँ पर A1 मेडिकल फिटनेस आपका रहने वाला है, जिसमें जनरल फिटनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर ऑल रिस्पेक्ट्स में आपको फिजिकली फिट होने चाहिए, और डिस्टेंट विजन यहाँ पर 6x6 रहनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस के रहनी चाहिए। और आपका फॉगिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको फॉग के अंदर किसी भी नंबर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, या आपको किसी भी तरह का आपका जो टेस्ट है वो रह सकता है। अगर नियर विजन की हम बात करें तो यहाँ पर 0.6 और G/0.6 ही आपका जो नियर विजन का टेस्ट है वो भी रहेगा, जिसमें विदाउट ग्लासेस का टेस्ट होगा आपका। थर्ड जो पॉइंट है इसमें वो है कलर विजन के ऊपर। कलर विजन में जिसमें आपका बाइनोक्यूलर विजन आ गया, फील्ड ऑफ विजन आ गया, या नाइट विजन आ गया, या मिजोपिक विजन। अगर आप इसमें से सभी में फिट हैं तो आप इन पोस्टेस के लिए जरूर अप्लाई करें। तो यहाँ पर अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस में आपको 500 रुपीज़ जो है आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बट अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से लगना शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पर देख सकते हैं 20 जनवरी 2024 रहने वाली है, और जो लास्ट डेट है इसके लिए वो है 19 फरवरी 2024 यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर आपको लास्ट फाइनल सबमिशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म के अंदर कोई करेक्शंस है, जैसे कोई मॉडिफिकेशन किसी चीज़ के अंदर, कोई नेम के अंदर या किसी क्वालिफिकेशन के अंदर, तो अगर आप मॉडिफिकेशन कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डेट है वो अलग से रखी है। 20 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक जो इसकी मॉडिफिकेशन डेट रहेगी, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है उसके लिए जो आपको फीस है वो 250 रुपीज़ जो आपको पे करने पड़ेंगे। देन तभी आप अपनी जो मॉडिफिकेशन है वो कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का जवाब जो जरूर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।